मैं भी जाके अपील किया कि यह सरकार बड़ी निरंकुश है। जब 750 किसान शहीद हो सकते हैं तब सरकार के कान पर जूं नहीं चली। और ये सरकार उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करती है जो डेमोक्रेटिकली लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो डकैत हैं, चोर हैं, बैंकों को लूट के भाग गए, विजय माल्या, मेहुल चोस्की, नीरव मोदी, ललित मोदी और भी तमाम भारे भ्रष्ट हैं, अनिल अंबानी, जिन लोगों ने बड़ा लूटा है, बैंक को लूटा है और देश को क्षति पहुंचाई है, इन लोगों को नहीं गिरफ्तार करती, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। लेकिन नेक काम कोई कर रहा हो और विपक्ष का हो तो टारगेट बन जाता है। जो सवाल सर ये उठता है कि आमरण अनशन पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। वो 20 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, तो अस्पताल ले जाना आपको लगता नहीं है कि ये एक जरूरी कदम है सरकार के द्वारा? जो बिल्कुल जरूरी नहीं, उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जहां करोड़ों छात्रों का मामला हो और पेपर लीक लगातार हो रहे हों, तो उनका ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक भ्रष्ट और निकम्मे शिक्षा मंत्री को रखना। तो उनकी मांग जायज़ थी, उनको ये मजबूर होना ही न पड़ता। राहुल गांधी जी कल भी छात्रों की गूंज में बोले, देहरादून में, उसके पहले कोटा में। तो NSY और IYC तो पूरे देश स्तर पर लड़ी रही है, चाहे CBSE का पेपर लीक का हो, चाहे नीट का हो। और रीनीट में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा छात्र नहीं बैठे। रीनीट का परीक्षा का रिजल्ट आ तो गया, लेकिन बैठने वालों की संख्या भी कम हुई। इसके मतलब कि उसका प्रतिकूल असर पड़ा। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सोनम वांगचुक ने कहा था, 20 जुलाई की शर्त रखी थी कि 20 जुलाई को वो संसद मार्च करेंगे, उसके बाद वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं जुटी तो वो भूत बनकर लौटेंगे। आज 18 तारीख है, 20 को उन्होंने 20 की तारीख मुकर्रर की थी उसने। देखिए, आज तो परिस्थिति बदली हुई है। अब उनको हॉस्पिटल लाया गया है, अब चेक होगा उनको और गवर्नमेंट तो बाधित करेगी। हालात तो खराब है ही है, वास्तविक भी हो सकता है या सरकार तब तक रोके 20 तक, और यहाँ ग्लूकोज वगैरह सब दे सकते हैं, ड्रिप वगैरह दे सकते हैं। तो सरकार तो फ्लॉप करना चाहेगी। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि आपकी पार्टी के सांसद हैं किशनगंज बिहार से मोहम्मद जावेद, उन्होंने कहा कि संस्कृत तो बाहर से आई है भारत में, जबकि उर्दू जो है वो भारत की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है। उर्दू पूरी तरह से भारत की भाषा है, लेकिन कम्युनलिज्म के भेंट चढ़ गई। दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे राज दरबारों में पैदा हुई, फिर आम जनता के बीच गई। इसमें हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी सारे शब्द हैं। बड़ी सुंदर भाषा है। उर्दू से ज़्यादा शायद ही कोई खूबसूरत भाषा दुनिया में होगी। लेकिन राजनीति के और ख़ास तौर से RSS की राजनीति के वजह से आज़ादी के समय के पहले ये इसका कत्ल कर दिया गया। तो इसको भी धर्म दे दिया गया। भाषा का कोई धर्म नहीं होता। ये यहीं पैदा हुई, भारत पे पैदा हुई। सवाल सर उर्दू की नहीं है, उर्दू की खूबसूरती अपनी जगह है जो बात आपने कही, लेकिन साथ में ये कहना कि उर्दू तो हिंदुस्तान की भाषा है लेकिन संस्कृत नहीं है, ये एक नए विवाद को खड़ा किया है। मैं संस्कृत के ओरिजिन के बारे में नहीं कह सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि बाहर की भाषा है संस्कृत। संस्कृत यहीं की भाषा है, लेकिन उर्दू भी यहीं की भाषा है। दोनों यहीं की भाषाएं हैं। संस्कृत के पहले प्रकृति हुआ करती थी, पाली भाषा हुआ करती थी, और भगवान बुद्ध के जितने उपदेश हैं सब पाली में। तो
संस्कृत का जन्म पाली के बाद हुआ है, क्योंकि पाली और प्रकृत का लिटरेचर का ट्रांसलेशन संस्कृत में तो है, संस्कृत का कहीं वो ट्रांसलेशन पाली और प्रकृति में नहीं है। दूसरा सवाल सर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में थे, उन्होंने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा ये जो खुद को ईमानदार पार्टी कहती है सबसे बेईमान पार्टी है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये दंगा करवाया, कम्युनलिज्म की बात की। एक तरीके से जो है आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार हमला। अपना देखें, साबरमती जेल में बंद अपराधी, उसका पूरे दुनिया में जाल फैली हुई है। असम में बंद, जेल में बंद, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना भारत का अपमान हो रहा है कि एफबीआई उनका तलब कर रही है। और जो पंजाब में पुलिस अधिकारी था, वो एसएचओ था, वो ठगी कर रहा था कनेडियन सिटीजन के रिलेटिव से। तो ऐसा कभी क्रिमिनल का नेटवर्क पैदा नहीं हुआ जिस तरह से इस समय है पूरे दुनिया में, और भारत की बदनामी हो रही है। एफबीआई को आना पड़ रहा है, एफबीआई उनको रिमांड में ले जाएगी। तो अपने गिरबान में भी झाके, और आम आदमी पार्टी की तो दुर्दशा है। वहाँ का एसएचओ एक एनआरआई के रिश्तेदार से लगभग 4 करोड़ पैसा मांगता है। ये तो कहिए शुक्र है कि कनाडा की सरकार इंटरवीन किया, तो वरना तो मार देते उसके रिश्तेदार को या तो पैसा ले लेते। तो इतनी निकम्मी हमारी होम मिनिस्ट्री है और पंजाब की सरकार है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म है, ड्रग माफिया पूरे राज्य में खुलेआम काम कर रहा है, पुलिस स्टेशनों पर लगातार हमले हो रहे हैं, राज्य में खुलेआम रंगदारी मांगी जा रही है पंजाब में। उनकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये बताएं ना कि असम में जो बंद क्रिमिनल है और साबरमती में वो मोबाइल से बात करता है पाकिस्तान में, ये बताए ना। गुजरात में भी इनकी सरकार है, असम में भी सरकार है। असम में वो क्रिमिनल है, उसके 1000 गुर्गे हैं पूरी दुनिया में, और बड़ी बदनामी हुई। ऐसी कभी बदनामी नहीं हुई कि हमारे गुर्गे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में एक्टिव हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और जेलों से कर रहे हैं। कल राहुल गांधी देहरादून में थे और सिलसिलेवार हमला जो है वो भारत सरकार की जिसमें पेपर लीक का मामला उन्होंने कहा। उन्होंने 2 रास्ते बता दिए, भाई अगर आप पैसे वाले अगर हैं तो आपको पेपर उपलब्ध है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है। बैंक लोन इंटरप्रेन्योरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो 4-5 बड़े घरानों के लिए है, आपके लिए नहीं है। उद्योग धंधा ठप है, सरकारी नौकरी, मतलब एक तरीके से युवाओं को राहुल गांधी का यह जो भाषण है ये सचेत करने वाला है या निराश करने वाला है? सचेत करने वाला है कि आओ लड़ो अपने हक के लिए। सीबीएसई पेपर लीक हुआ, लगभग 3 लाख छात्र प्रभावित हुए। री नीट अभी एग्जाम हुआ, लगभग 100 एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो चुके हैं। तो युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है, नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो युवा को क्या नहीं लड़ना चाहिए? क्या उनको अगर राहुल गांधी जी एग्जाट करते हैं या उनको कहते हैं कि आओ हक लो अपना, अपने न्याय के लिए खड़ा करो, तो आशा भरा जा रहा है, निराशा नहीं है। दूसरी बात है कि तमाम पूंजीपति यहीं पर है। मैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, मुझे मालूम है। 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 500 करोड़ रुपया बैंकों से लेकर के पैसा साइफन आउट कर देंगे अपने नाती पोते के नाम पर, बेटे के नाम पर, और या तो विदेश भेज देंगे, और उसके बाद में कहेंगे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, बैंकरप्सी हो जाएगी। तो और लोन उन्हीं को मिल रहा है। तो दोनों बातें सही है कि जिनको लोन मिलना चाहिए उन्हें लोन नहीं मिल रहा, जिनको नौकरी मिलना चाहिए उनको नौकरी नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी इन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरएसएस पर आप लोग लगातार सवाल उठाते हैं। इस बीच प्रियंका खड़गे ने कई सवाल उठाए कि संघ का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं। राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि संघ के अब तक के जितने सरसंघ चालक हुए हैं
वो समाज में भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया है। संघ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करता है और आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्वयंसेवी संगठन बन गया है, इसलिए इन्हें ऐसे किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। संघ से ज्यादा जातिवादी संगठन कोई नहीं। कुछ समय के लिए एक ठाकुर क्षत्रिय समाज के व्यक्ति सरसंघचालक था। हमेशा ब्राह्मण ही होते हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो जो राजनाथ जी ने कहा वो स्पष्ट कर दिया कि कुछ विशेष जाति के लिए ही काम करता है। दूसरी बात है, फिर सारी संस्थाओं को छूट देना चाहिए। तमाम स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, फिर उनके लिए रजिस्ट्रेशन का मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। वो भी चैरिटी का हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, ऑर्फनेज चला रहे हैं, वो भी मानव सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्यों होना चाहिए। और आरएसएस के लिए नहीं होना चाहिए, औरों के लिए होना चाहिए। औरों का एटीजी विड्रा कर लेना, एफसीआरए कैंसिल कर देना, इनकम टैक्स में स्क्रूटनी करना, टोलवे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, बारीकी से उनका खाता देखना और कई सालों के पीछे से देखना। आरएसएस का नहीं देखना, जिसके महल खड़े हुए हैं, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून देश में क्यों होने चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अगर राम की एक शादी हो तो रहीम की भी एक ही, रहीम 4 शादी क्यों करे। मुस्लिम महिलाओं जो है वो भी भारत की नागरिक है और बहन है। जो प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके तहत मध्य प्रदेश में रहने का कानूनी अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को होगा जिसने एक शादी की हो। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते, केंद्र सरकार क्यों नहीं लाती, टुकड़ों में लाते हैं। तो फिर देखिए, यही अनिवार्यता आदिवासियों के लिए भी होना चाहिए, साउथ में भी होना चाहिए। दक्षिण भारत में कर पाएंगे क्या ये? केवल मुस्लिम को ही टारगेट क्यों करते हैं? दक्षिण भारत में तो रिश्तेदारियों में शादी होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको इजाज़त नहीं देता। डाउरी का है, एज का है, मैरिज का, बच्चों का है, परिवार का। सिविल कोड का सिविल कोड है, तो सिविल कोड में सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी को छूट क्यों दिया जा रहा है? फिर एक सर आखिरी सवाल है, ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो अमेरिका में प्रवासी ट्रक ड्राइवर है उसको ट्रंप हटाना चाहते हैं। तकरीबन 1.5 लाख भारतीयों पर असर पड़ेगा। ज़्यादातर पंजाबी और सिख समुदाय के लोग हैं। उनका कहना है ट्रंप का जो रिटायर सेना के अफसर हैं उन्हें जो है सेना से जो रिटायर हैं उन्हें अमेरिका में ट्रक ड्राइवर का काम मिलना चाहिए। एक तरीके से प्रवासी ट्रक ड्राइवरों पर जो है रोजगार का संकट। एक अभी मुस्लिम को हत्या कर दिया, अमेरिका में बहुत हॉस्टिलिटी बढ़ गई है और क्रेडिट गोज टू हमारे प्राइम मिनिस्टर। आप मेडिसिन स्क्वायर में जाके रैली करेंगे और अपने भारतीयों की ताकत दिखाएंगे तो लोकल लोगों में इनसिक्योरिटी होगी। और मेलबोर्न ने भी यही किया। तो कुछ तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री की है, जो नफरत वहाँ फैल रही है भारतीयों पर। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो भारतीयों का के हाथ में हथकड़ी और चेन और हथकड़ी लगा के भेजा गया, तो इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप भारतीयों के खिलाफ हैं, लेकिन पीएम मोदी जी के दोस्त हैं। माई फ्रेंड डोनाल्ड हैं, तो डोनाल्ड फ्रेंड हैं, हाउडी मोदी हो रहा है, नमस्ते ट्रंप हो रहा, उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ रहा है।